हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे दिल्ली पुलिस एग्जाम के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज हमने स्टार्ट की थी 4500 क्वेश्चन की। और इसमें से हमने मतलब कि 34 हर सेट में रहते हैं 100 क्वेश्चन, 45 सेट्स की हमने सीरीज स्टार्ट की थी। इसमें से हमने 34 सेट्स कंप्लीट कर लिए। अभी है ये सेट नंबर 35। 30/11/2023 सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आए थे, फर्स्ट पार्ट में रहता है इसका जीके जनरल नॉलेज। जो भी क्वेश्चन आए थे जनरल नॉलेज के 30/11/2023 को सेकंड शिफ्ट में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रहते हैं जनरल नॉलेज के, वो सारे आपके इस क्लास में कवर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्त सम्राटों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य और या कह सकते हैं सिंह विक्रम या विक्रमादित्य उपाधि, ये वाली टाइटल था जो उपाधि थी, ग्रहण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और साथ ही साथ क्वेश्चन पूछेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, उनके शासनकाल के दौरान एक चीनी यात्री जिसका नाम था फायान, इन्होंने भारत की यात्रा की थी। फायान ने कहाँ से आया था चाइना से। ये भी आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य की उपाधि किसने अडॉप्ट किया था ये टाइटल, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, काम इसको हिंदी में बोलते हैं काम के बदले अनाज कार्यक्रम। काम के बदले अनाज कार्यक्रम नवंबर 2004 में देश के 150 सबसे पिछड़े जिलों में इसको शुरू किया गया था। नवंबर 2004 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, डैश की जीत ने भारत में दिल्ली सल्तनत की आधारशिला रखी थी दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये रखी थी ऑप्शन सेकंड, तुर्कों। तुर्कों की जीत ने भारत में दिल्ली सल्तनत की आधारशिला रखी। क्योंकि आपको पता ही है, मोहम्मद गौरी ने तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हत्या करके मोहम्मद गौरी ने, कह सकते हैं मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज की चौहान की हत्या कर दी थी। फिर आगे जाके इसी का एक सेनापति, यह कह सकते हैं मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम की स्थापना की थी 1206 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, तुर्कों ने, कह सकते हैं। कहाँ से थे ये, तुर्क से। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय बैडमिंटन टीम ने किस वर्ष थॉमस कप टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रचा था। भारतीय टीम ने जीता था। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 2022 में। भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने फाइनल में दोस्तों, ध्यान रखेंगे, 2022 में इंडोनेशिया को 3-0 से हराया था। और ये पहली बार थॉमस कप 2022 का जो खिताब था वो जीता था। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट्स को, कौन सा स्ट्रक्चर है जो कह सकते हैं इसका पाचन करता है, इसको स्टोर करता है। तो ये है दोस्तों, इसे बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च स्टार्च की फॉर्म में कहाँ पे स्टोर होता है, या कह सकते हैं किसके द्वारा स्टोर होता है, अमाइलोप्लास्ट के द्वारा। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य इतिहास में किस काल में खाद्य उत्पादक बना। मनुष्य इतिहास में दोस्तों, मनुष्य इतिहास में किस काल से खाद्य उत्पादक बना। ठीक है, मनुष्य इतिहास में किस काल से खाद्य उत्पादक बना, मतलब कि भोजन को इंसान कब से खाने लगा, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, माना जाता है मनुष्य ने नवपाषाण अर्थात नवपाषाण युग से खाद्यान्न का उत्पादन शुरू किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, दैट इज नवपाषाण युग। ये मतलब इंग्लिश में बोलेंगे इसको न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज से क्या किया, खाद का उत्पादन करना शुरू किया, या कहते हैं फूड प्रोड्यूसर जो मैन था वो बना था। क्वेश्चन नंबर 7, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों पता ही होगा आपको, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है, गुजरात में है। और ये आती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये क्या है, एक स्टैच्यू है दोस्तों। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता था भारत का लौह पुरुष।
हाइट पूछे 182 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8, भाला फेंक जैवलिन थ्रो में महिलाओं के लिए प्रयुक्त होने वाले भाले का वजन कितना होता है? महिलाओं के लिए ये वजन होता है, आपको याद रखना है, 600 ग्राम। कितना होता है? 600 ग्राम। अगर पूछता है पुरुषों के लिए कितना होता है, फिर आएगा पुरुषों के लिए होगा 800 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय हॉकी टीम ने 2023 तक ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 2023 तक यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, ये जीते हैं ऑप्शन 4, 8। अगर पूछे पहली बार कब जीता था, ये पहली बार पूछ सकता है, 1928 में जीता था, 1928 में। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में संदर्भित किया गया है? अंतरात्मा दोस्तों कहा गया है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3, मौलिक अधिकारों को। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अदालतों को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की जांच करने से रोकता है? ये है संविधान का आर्टिकल, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन फर्स्ट 212। 212, भारत के संविधान का अनुच्छेद 212 अदालतों को विधानमंडल की कार्यवाही की जांच करने या कहते हैं जांच नहीं करने का क्या देता है, आदेश देता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत आने वाले यात्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाल से था? भारत आने वाले यात्रियों के संदर्भ में दोस्तों पुर्तगाल से इनमें से कौन था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये था दुराटे बारबोसा। पुर्तगाली यात्री दुराट बारबोसा ने 16वीं शताब्दी की शुरुआत में वर्ष 1518 में भारत का दौरा किया था। और उन्होंने दोस्तों ध्यान रखेंगे 1518 में ही कृष्ण देव राय के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य का दौरा भी किया था। नाम क्या था? दुराटे या दुराट बारबोसा। क्वेश्चन नंबर 13, पूर्ण रूप से भारतीय अक्षत वनस्पति को स्थानिक या देशज प्रजाति कहा जाता है, जबकि जो वनस्पतियां भारत के बाहर से आती हैं उन्हें डैश कहा जाता है, जो बाहर से आती हैं उन्हें कहा जाता है विदेशज प्रजाति। ठीक है, विदेश से आप रिलेट करके भी याद कर सकते हो, विदेश से विदेशज प्रजाति। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस देश से भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार अक्षेत्राधिकार को अपनाया गया है? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार अक्षेत्राधिकार इसको अपनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन 3, कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 15, चीन का कौन सा जातीय समूह सबसे बड़ा जिसकी जनसंख्या 90% से अधिक है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, चीन में माना जाता है कि है हान। हान जातीय समूह दोस्तों चीन में सबसे बड़ा है और माना जाता है इसकी जनसंख्या 92% से भी अधिक है। क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और भारतीय लोक और जनजातीय नृत्य शैलियों के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, बताना है कौन सा इनमें से सही है, कौन सा सही है ये आपको बताना है। अब देखो, पहला मटकी असम का लोक नृत्य है दोस्तों, ये अपने आप में गलत है। मटकी नृत्य अधिकतर मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में। ये दोस्तों गलत है। थांग ता थांग ता मणिपुर का लोक नृत्य है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार दिल्ली पुलिस में आया, प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपने सारे सेट लगाए हैं 2-3 बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। ये कहाँ का है? मणिपुर का, अपने आप में ठीक है। फुगड़ी गोवा का लोक नृत्य है दोस्तों, ये भी अपने आप में ठीक है। ये गणेश चतुर्थी व्रत पे हिंदुओं द्वारा किया जाता है गोवा में, ये भी अपने आप में ठीक है। 2 और 3 ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, मटकी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17, excessive use of pesticides, insecticides, and inorganic fertilizers is not good for human health. This is due to the phenomena called. तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड, राइट आंसर होगा बायोमैग्निफिकेशन, और हिंदी में बोलते हैं इसको जैव आवर्धन। इसमें दोस्तों ध्यान रखेंगे जैव आवर्धन में ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसमें खाद्य श्रृंखला के माध्यम से प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि होती है, जिससे उच्च पोषण स्तर पर जीवों में उनकी सांद्रता बढ़ जाती है। जैसे कि मनुष्य जो मानव है, स्वास्थ्य के लिए उनकी क्या हो जाता है, उनकी स्वास्थ्य के लिए, मानव की स्वास्थ्य के लिए
मनुष्य की स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। तो राइट आंसर होगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं जैव आवर्धन, बायो मैग्निफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 18, फिल्म RRR को हाल ही में ट्रैक नाटू नाटू के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस गाने के गायक कौन है? इस गाने को गाया था, राइट आंसर होगा 2023 में दोस्तों, ऑप्शन थर्ड, राहुल सिपलिगंज और काल भैरव ने। क्वेश्चन नंबर 19, मोहनजोदड़ो नगर नियोजन में निम्नलिखित में से किस प्रकार के पैटर्न का पालन किया जाता है? तो यहाँ पे किया जाता था, या किया गया था, मोहनजोदड़ो नगर नियोजन में निम्नलिखित में से किस प्रकार के पैटर्न का पालन किया गया था? तो मोहनजोदड़ो जोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। इसमें जो पालन किया जाता था, इस व्यवस्था का नाम था, ऑप्शन फर्स्ट, जाल, इंग्लिश में कहेंगे ग्रिड। क्योंकि इसमें सड़कें और गलियां एक दूसरे को लगभग 90 डिग्री एंगल पर काटती थी, और इस प्रकार शहर को कई आयताकार ब्लॉकों में विभाजित किया जाता था। और इसके लिए पैटर्न पूछा है, पैटर्न इसे बोलेंगे फिर ओवरऑल इसको, इस पैटर्न को कहा जाता था जाल या इंग्लिश में ग्रिड। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2022 में डॉक्यूमेंट्री फिल्म 1232 केएम में अपने गीत मरेंगे मरेंगे तो वही जाकर के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया था? देखो अभी के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट आंसर होगा इसका, नाम है ऑप्शन फर्स्ट, विशाल भारद्वाज। आपको 69वें फिल्म फेयर अवार्ड से बता देता हूँ, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में, पूछेगा बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है दोस्तों? बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, आपको याद रखना है, रणवीर कपूर को, फॉर एनिमल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस पूछता है, फिर आलिया भट्ट आएगा, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है विधु विनोद चोपड़ा को, बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा। बेस्ट फिल्म पूछता है, फिर आएगा ट्वेल्थ फेल। क्वेश्चन नंबर 21, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान भारत सरकार के किस मंत्रालय की एक पहल है? ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान दोस्तों ये आती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ग्रामीण विकास मंत्रालय में। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया कि राज्य बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामले में सार्वजनिक सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा? ये बात आपको याद रखना है, ये कही गई है ऑप्शन फर्स्ट, अनुच्छेद 41 में। क्वेश्चन नंबर 23, अखिल भारतीय मजदूर संघ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में श्रमिकों को के काम करने और रहने की स्थिति में सुधार के लिए काम किया। इसके प्रमुख नेताओं में से एक थे, इसके प्रमुख, आपको ध्यान रखना है, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थे, ऑप्शन सेकंड, एम एन रॉय। नाम है एम एन रॉय। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1920 में। पूछेगा पहला अध्यक्ष कौन था? पहला अध्यक्ष था लाला लाजपत राय, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, जनजातीय त्योहार मेदराम जात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये बताना कौन सा कथन सही है। यह भारत का सबसे बड़ा जनजातीय त्योहार है, अपने आप में ठीक है, याद रखना आपको। यह त्योहार तेलंगाना के कोया समुदाय द्वारा मनाया जाता है दोस्तों, अपने आप में स्टेटमेंट करेक्ट है, ये मनाया जाता है तेलंगाना के कोया समुदाय के द्वारा। तीसरा, यह त्योहार 2 वर्ष में एक बार माघ फरवरी के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ये भी स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है, सभी ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 25, 1991 में उदारीकरण के तहत कई विदेशी मुद्रा विनिमय सुधार शुरू किए गए थे। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सही है?
मुद्रा का अवमूल्यन दोस्तों, इसका मतलब ये है कि रुपए की कीमत में कमी आ जाना एज कम्पेयर टू डॉलर के हिसाब से। ठीक है, डॉलर की तुलना में जो भारतीय रुपया उसकी कीमत में कमी आना, तो उसे बोलेंगे मुद्रा का अवमूल्यन या रुपए का अवमूल्यन। पहला कहता है सभी विदेशी मुद्राओं के लिए घरेलू मुद्रा को स्थिर फिक्स करना, ये गलत है, ये सही नहीं है। घरेलू मुद्रा के सापेक्ष विदेशी मुद्रा के मूल्य को कम करना, ये अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि अवमूल्यन से निर्यात में वृद्धि होती है और आयात महंगा होने से आयात में क्या आती है, कमी आती है। तो यहाँ पे पूछा था कौन सा ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 26, पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता रुक्मणी देवी अरुंडेल डैश की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इनसे क्वेश्चन दोस्तों भर भर के पूछिए, कई बार क्वेश्चन आते हैं इनसे। तो ये है, इनका रिलेशन है, ध्यान रखना आपको, भारतनाट्यम से, भारतनाट्यम से इनका रिलेशन है। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन इनसे फेमस है इसलिए पूछ लेता है। 1956 में पद्म भूषण मिला था इनको। 1967 में इनको दिया गया था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया था इनको 1967 में। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान दो राजनीतिक दलों की सरकारों द्वारा तैयार की गई थी? तो दोस्तों ध्यान रखना आपको, जनता पार्टी सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को रद्द कर दिया था और एक नई छठी पंचवर्षीय योजना 1978 से लेके 1980 तक बनाई थी। फिर इस योजना को जो छठी ये स्टार्ट हुई थी पांचवी के बाद, इस छठी को दोस्तों 1980 में फिर रद्द कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इसको फिर कैंसिल कर दिया गया था। फिर 1980 में ही दोबारा से छठी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये थी छठी पंचवर्षीय योजना। राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ऑप्शन थर्ड, और अकॉर्डिंग टू हिंदी ये होगा ऑप्शन सेकंड, छठी। क्वेश्चन नंबर 28, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, अपने आप में ये दोस्तों क्या है, ठीक है, ये अपने आप में ठीक है। पहले ही ये सॉरी ऑप्शन थर्ड ठीक है। कौन सा संबंधित है, 36 से 51 तक, जिसे डीपीएसपी हम बोलते हैं। और कहाँ से लिया गया है, आपको ये भी ध्यान रखना है, आयरलैंड के संविधान से इनको अडॉप्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय आदि जैसी मूलभूत सेवाओं के लिए राज्यों को दी जाने वाली अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के लिए 2000 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? 2000 में दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा ग्रामीण या ग्राम स्तर पर सतत मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए या प्राप्त करने के लिए वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन फोर नाम है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। क्वेश्चन नंबर 30, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने आत्मकथा ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर किसने लिखी है दोस्तों? कौन सा अमेरिका का राष्ट्रपति था, प्रेसिडेंट था, जिन्होंने लिखी है आत्मकथा ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर? इसको लिखा गया था 1995 में, आपको ध्यान रखना है, बराक ओबामा के द्वारा। ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 31, तेरे खोल, चापोरा, मापुसा, साल, जुआरी आदि किस राज्य की प्रमुख नदियां हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना आपको, गोवा में इन सभी प्रमुख नदियों के नाम है तेरखोल, चापोरा, मापुसा, साल, जुआरी आदि। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, गोवा। क्वेश्चन नंबर 32, घाटी के विपरीत किनारों पर समतल होने वाली वेदिकाओं को डैश वेदिकाओं के रूप में संदर्भित किया जाता है? इसे कहा जाता है युग्मित। क्या कहा जाता है, पेयर्ड कहा जाता है। इसमें क्या हो जाता है, जैसे नदी जब ट्रेवल करती है काफी स्पीड में, तो यह यहाँ पे ऐसे वर्टिकली ये दरारें पड़ जाती हैं, पानी की स्पीड, पानी काटता हुआ चलता है, तो उसे कहा जाता है युग्मित। ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा त्योहार मृतक से यीशु के पुनरुत्थान की याद दिलाता है? ये है, ध्यान रखना आपको, त्योहार का नाम है ईस्टर। क्या नाम है, ईस्टर एक ईसाई त्योहार है।
जो शिशु मसीह के पुनर्जन्म जन्म का प्रतीक है। और ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। ईस्टर त्योहार है जो मृतक से यीशु के पुनरुत्थान की याद दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 34। कोंकण रेलवे लाइन राज्यों के निम्नलिखित में से किस मुंह से होकर गुजरती है? कोंकण रेलवे लाइन, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कोंकण रेलवे लाइन अरब सागर और पश्चिमी घाट के समानांतर भारतीय पश्चिमी तट पर चलती है। और ये गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर गुजरती है। गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक से। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 35। सूरत, नवसारी और भावनगर किस उद्योग में अपनी भागीदारी के लिए जाने जाते हैं? इनको जाना जाता है अपनी भागीदारी के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, हीरा उद्योग में। किसमें? हीरा उद्योग। क्वेश्चन नंबर 36। 1919 की किस कुख्यात घटना के बाद हंटर आयोग नियुक्त किया गया था? हंटर आयोग की नियुक्ति हुई थी दोस्तों जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन फोर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कह सकते हैं। कब हुआ था? 1919 में। क्वेश्चन नंबर 37। प्रथम राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन डैश में किया गया था? पहले जो राष्ट्रीय शीतकालीन खेल हुए थे, ये हुए थे गुलमबर्ग में। कहाँ पे हुए थे? गुलमबर्ग। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, कब हुए थे दोस्तों? ये हुए थे 1996 में। इसके अलावा ध्यान रखना है 2024 में कहाँ पे हुए हैं? ये भी हुए हैं, आपको ध्यान रखना है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और गुलमबर्ग। उसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की मतलब कश्मीर ने इनकी मिलकर मेजबानी की है। कहाँ पे? लद्दाख और गुलमबर्ग और केंद्र शासित प्रदेश, इसमें साथ साथ क्या आएगा? जम्मू कश्मीर, तीनों में। क्वेश्चन नंबर 38। उदारीकरण डैश सुधारों का एक हिस्सा है दोस्तों? उदारीकरण है आर्थिक सुधारों का एक हिस्सा। उदारीकरण का मतलब है जब सरकार जो निजी क्षेत्र है उनमें ढील दे देती है निजी क्षेत्र के उद्योगों में, उनके उत्थान के लिए उसे बोला जाता है उदारीकरण। क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सी हरित क्रांति की हानि नहीं थी? हानि बताना कौन सी नहीं थी। हरित क्रांति में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हरित हरित क्रांति में सरकार के द्वारा जो फसलें हैं दोस्तों, या कहते हैं खेतों में जो फसलें होती है उनकी तकनीक, मतलब तकनीक वाली फसलों पर ज्यादा ध्यान दिया गया था, मतलब तकनीक को डेवलप किया गया था। और इसमें यूज किया गया था HYV, जो हाई किस्म के यूज है इनका, इन बीजों का यूज किया गया था। और सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ था पूछेगा गेहूं का। इसका रिजल्ट क्या हुआ था? गेहूं और चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ इसकी वजह से। ठीक है, इन बीजों की वजह से। और पूछेगा इसका जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। अब आपको बताना है कौन सी हानि नहीं थी, ये आपको बताना है। पहला, इसने भारत का अनाज आयात कम कर दिया था। अपने आप में पहली स्टेटमेंट दोस्तों, ये क्या हानि नहीं थी? गेहूं चावल का उत्पादन अच्छा हुआ था जिसकी वजह से अनाज का जो आयात था वो कम कर दिया था इसने। ऑप्शन पहले ही ठीक है, ये हानि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40। 1856 में मिर्जा वाजिद अली शाह किस राज्य के राजा थे जब इसे व्यापकता के सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से हड़प की नीति के तहत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो मिर्जा वलीद वाजिद अली शाह ये थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, अवध के नवाब थे, अंतिम नवाब थे ये, अवध के या कहते हैं राजा थे। और इन्होंने शासन किया था 13 फरवरी 1847 से लेके 11 फरवरी 1856 तक। क्वेश्चन नंबर 41। प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तीजन बाई का संबंध आपको ध्यान रखना है ऑप्शन फोर, पंडवानी से। तीजन बाई दोस्तों पंडवानी नृत्य की प्रतिपादक हैं। और ये कहाँ का है? ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ का एक पारंपरिक नृत्य है पंडवानी। क्वेश्चन नंबर 42।
निम्नलिखित में से कौन 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भेजे गए भारत के राज्य सचिव और कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। और इनमें से सदस्य थे ऑप्शन फर्स्ट लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भेजे गए भारत के राज्य सचिव और कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 43, एक 20 पेज की आत्मकथा वेटिंग फॉर ए वीजा डैश के द्वारा लिखी गई है, जो अस्पृश्यता के साथ उनके अनुभवों के बारे में है। तो यहाँ पे ये लिखी गई है ऑप्शन फर्स्ट भीमराव जी अम्बेडकर। भीमराव रामजी अम्बेडकर के द्वारा इसको लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 44, भौतिकी प्रयोगशाला में विद्यार्थियों को किसी परिपथ में विद्युत धारा की मात्रा मापने के लिए कहा गया है, उन्हें किस डिवाइस का उपयोग करना चाहिए? देखो कहता है द स्टूडेंट इन फिजिक्स लैब हैव बीन आस्क्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। सर्किट में किसको मापना है? इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए दोस्तों हम यूज करते हैं फिजिक्स में, किसका यूज करते हैं पता ही होगा आपको, एमीटर का। वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। रेजिस्टेंस मापने के लिए ओम मीटर का यूज करते हैं। और अल्टीमीटर का यूज करते हैं समुद्र तल से एक बिंदु तक की दूरी या ऊंचाई मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित मंदों में से कौन सा सरकार के बजट के अनुसार राजस्व व्यय का भाग नहीं है? कौन सा है दोस्तों सरकार के बजट के अनुसार जो राजस्व व्यय का क्या नहीं है, भाग नहीं है? पता ही होगा आपको, ये है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अब संरचनात्मक विकास व्यय सरकार के बजट के अनुसार राजस्व व्यय का भाग नहीं होता। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की है? तो इसकी गारंटी देता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, भारतीय संविधान का ये है ऑप्शन सेकंड 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कब हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना है, 1956 में। ये अधिनियम बना था 1956 में। क्वेश्चन नंबर 47, डांसर युगल धनंजय को किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान पुरस्कार 2019-20 से सम्मानित किया गया? डांसर युगल धनंजय को दिया गया था दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर भारतनाट्यम में। भारतनाट्यम नृत्य है तमिलनाडु का, ये आपको ध्यान रखना है। और 2009 में इनको दिया गया था पद्म भूषण, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान कौन सी सरकार के द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, एमपी के द्वारा, एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के संबंध में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? इनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है, ये आपको बताना है। देखिए पहला कहता है वह संसद की संयुक्त बैठक में भाग नहीं ले सकता, दोस्तों गलत दिया हुआ, उल्टा दिया हुआ ले सकता है। दूसरा, उसे संसद के सदस्यों की तुलना में कोई छूट या विशेषाधिकार, दोस्तों ये भी गलत दिया हुआ है। वह संसद के सत्रों में भाग ले सकता है या सकती है, अपने आप में ये स्टेटमेंट ठीक है। भारत का अटॉर्नी जनरल संघ कार्यकारिणी का एक भाग होता है और वह देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी के रूप में उनको जाना जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। और संविधान का अनुच्छेद 76 दोस्तों भारत के आर्टिकल 76 भारत के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछेगा नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति अपॉइंटमेंट की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तीसरा ठीक है, बाकी गलत है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, वे वस्तुएं और सेवाएं जो सरकार द्वारा सभी लोगों को प्रदान की जाती हैं और जिनके उपभोग की कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है क्या कहलाती हैं?
इन वस्तुओं को बोला जाता है दोस्तों, इन वस्तुओं को बोला जाता है सार्वजनिक मूल्य, पब्लिक गुड्स। ठीक है, जिसका यूज मतलब जिसको मतलब कि जिसका यूज सभी कर सकते हैं और सरकार के द्वारा इन वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, चूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस का जो करेक्ट ग्रुप है ग्रीन हाउस गैसेस में आएंगी। देखो मीथेन आता है, ये गलत है, हाइड्रोजन दिया हुआ है। मीथेन तो आएगा ही दोस्तों, ठीक है, मीथेन तो आएगा ही। उसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आता है और ओजोन भी आता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 3।